मेरा रिश्ता विकास से जैसे ही तय हुआ, मैंने विकास के नाम की अंगूठी पहनी। उसी रात मुझे विकास की कॉल आ गई। मेरी ननद मंगनी की रस्म होते ही मुझे बता चुकी थी कि रात को भाई की कॉल का इंतजार करना। यह सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हुई थी। मैंने अपनी ननद को दबे शब्दों में कहा भी कि हमारे यहाँ शादी से पहले मंगेतर से फ़ोन पर बात करना अच्छा नहीं समझा जाता। दरअसल हमारी फैमिली बहुत पुराने ही ख़यालात की थी, लेकिन मेरी ननद ने मेरी एक न सुनी। कहने लगी, भाई का इरादा तो तुम्हें अपने हाथ से अंगूठी पहनाने का था, लेकिन तुम्हारी माँ का इस बात पर ऐतराज था। तो हम तो हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। अब तो तुमने मेरे भाई के नाम की अंगूठी पहन ली है, इसलिए ज्यादा नखरे मत दिखाओ। मेरी ननद मेरी ही उम्र की थी, बहुत जल्द मुझे में घुल मिल गई थी। रात को जब मैं कमरे में सोने के लिए लेटी तो मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आने लगी। नंबर देखकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ी थी, क्योंकि मेरे ननद मुझे पहले ही बता चुकी थी कि रात को भाई का फोन आएगा और बात कर लेना। मैं झिझकते झिझकते से फोन उठाया था। अगली आवाज एक लड़के की थी। कहने लगा, मैं विकास बात कर रहा हूँ। विकास का नाम सुनकर ही शर्म से मेरी नजर झुकी थी। रिश्ता ही कुछ ऐसा था। पहले तो उसने मेरा हाल हवाल पूछा। मैंने बस जी ठीक हूँ कहकर ही बात को खत्म करने और छोटा किया। लेकिन विकास ने फौरन से मुझसे फ्री होने की कोशिश करने शुरू कर दी थी। कहने लगा, तुम्हारी तस्वीर देख रहा था जो मोबाइल पर मेरी छोटी बहन खुशबू ने खींची थी। मंगनी की रस्म पर मेरी ननद खुशबू ढेर सारी तस्वीरें अपने मोबाइल पर खींच कर ले गई थी। यह सुनकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए। हमारे यहाँ तो लड़के लड़की की दोस्ती को बहुत ही गलत समझा जाता था और हम अपनी इस ही हद में रहते थे। कभी किसी लड़के से फ्री होने की कोशिश नहीं की थी और ना ही किसी को दोस्त बनाया था। यहाँ तक कि हम तो अपने लड़के कजिन्स के साथ भी ज्यादा फ्री नहीं रहते थे। हमारे ताया चाचा के बेटे या फिर मामा बुआ के बेटे हमसे हद में रहकर ही बात किया करते थे। कभी अपनी हदों को क्रॉस करके आपस में दोस्ती करने की कोशिश नहीं की थी। और यह सच बात है, रिश्तों में अगर पवित्रता बनी रहे तो रिश्ते बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। मैंने ऐसे ही माहौल में परवरिश पाई थी और बड़ी हुई थी। लेकिन विकास उससे बिल्कुल उल्टा था। जो बातें उसने मुझसे की मेरे कान तक लाल हो गए थे। कहने लगा, तुम्हारी एक तस्वीर को मैंने चूम कर सीने से लगाया है। यह सुनकर तो मैं पूरी तरह से चटपटा गई थी। भला यह भी कोई बात बताने वाली थी। फिर कहने लगा, क्या समस्या थी कि तुम्हारी माँ मुझे यह मौका देती नहीं है कि मंगनी की अंगूठी मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाता। कसम से अगर इजाजत मिलती है तो अंगूठी पहनाते हुए ही तुम्हारा खूबसूरत हाथ भी चूम लेता। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर पसीना छलकने लगा था, हाथों में नमी उतरने लगी थी। ऐसी बातें तो मैं ख्यालों में भी नहीं सोच सकती थी। मैंने कहा, बात सुने। मैं उससे कुछ कहना चाहती थी कि वह मुझे इस टाइप की बातें ना करे। मेरे यूं कहने पर कहने लगा, कहो ना जाने मन, तुम्हारी बातें सुनने के लिए ही तो तुम्हें कॉल की है। दिल कर रहा है मेरी जान बोलती रहे और मैं अपनी जान को सुनता रहूं। और उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल तो धड़क उठा कि जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। 2 मिनट की बात पर उसने सारे शर्म के पर्दे हटाने शुरू कर दिए थे। मैंने हड़बड़ाकर जल्दी से फोन बंद कर दिया था। दिसंबर की सर्दी के मौसम में भी मैं 2 मिनट में ही पसीने से भीग चुकी थी। दोबारा फोन की घंटी ने मुझे बुरी तरह से चौंकाया था। इस बार मैंने फोन नहीं उठाया बल्कि एक व्हाट्सएप मैसेज किया कि मुझे नींद आ रही है। मैं आपसे फिर कभी बात कर लूंगी। अभी मैसेज किए हुए मुझे 1 ही मिनट हुआ था कि फौरन रिप्लाई आया था कि मेरी नींद उड़ाकर तुम कैसे सो सकती हो। आज तो रात भर मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। उसकी बातें ऐसी थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी तक मेरे घर वाले इस बात से अनजान नहीं थे कि मैं विकास से बात कर रही हूँ। मैं अपना फोन स्विच ऑफ कर दी। मैं नहीं जानती थी कि मंगनी के बाद मंगेतर ऐसी बातें करते हैं। मैंने सोचा था बस हाल चाल ही पूछेगा, लेकिन विकास ने तो पहले ही कॉल में मेरे होश उड़ा के रख दिए थे। नींद तो खैर मुझे भी रात भर नहीं आई थी। उसकी बातें कुछ ऐसी थी। 6 महीने बाद हमारी शादी तय हुई थी और मैं नहीं चाहती थी इन 6 महीने में मैं विकास की इस टाइप की बातें और सुनूं, क्योंकि मैं अपनी घर की औरतों से यही सुनी थी कि शादी से पहले अगर मंगेतर आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं तो रिश्ते का जो अ, चार्म होता है वह खत्म हो जाता है।
शादी से पहले मंगेतर अगर मिलना शुरू कर दे तो यह रिश्ते लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और शादी से पहले ही उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं और ऐसे रिश्ते ज़्यादा परवान नहीं चढ़ते। शादी से पहले ही यह रिश्ते टूट जाते हैं और मैं भी नहीं चाहती थी कि मैं शादी से पहले विकास से बातें करूँ और उसे मेल-मिलाप बढ़ाऊँ। अभी वह सिर्फ़ फ़ोन पर बात कर रहा है, कल को वह मुझसे मिलने के लिए भी कहेगा और जब लड़का-लड़की आपस में मिलते हैं और जब उनका रिश्ता भी मंगेतर वाला हो तो वो सब कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। मैं अभी यहीं बैठी सब सोच रही थी कि विकास अभी मेरे लिए बिल्कुल अनजान है। अभी हमारी मंगनी को 1 ही दिन हुआ है, उसके बावजूद भी वह मुझसे ऐसी बातें करता है, जो मुझे सही नहीं लगी थी। अगली रात उसका फिर से फ़ोन आया गया था। मैं सोच चुकी थी कि इस बार उसे साफ मना कर दूँगी कि हमारे यहाँ यह सब अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन वह मेरी बात सुनता ही कब था। मेरी इस बात को भी उसने यूँ नज़रअंदाज किया कि जैसे इस बात की उसके नज़दीक कोई अहमियत ही नहीं थी। वह तो अपनी बेताबियाँ, बेचैनियाँ बयाँ कर रहा था और उसकी बातें ऐसी होती हैं कि मेरे कानों से धुआँ निकल जाता था। एक बार मैंने विकास से कह दिया कि मुझे ऐसी बातें मत करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। वह कहने लगा, तो तुम्हारा क्या ख़्याल है? मंगेतर आपस में कैसी बातें करते हैं? क्या आपस में सियासत पर बात करते हैं या फिर दो का पहाड़ा याद करते हैं? जानेमन। फ़ोन पर मंगेतर ऐसे ही बातें करते हैं, नींद उड़ा देने वाली, चैन चुरा लेने वाली। मैंने कहा विकास आप मुझसे ऐसे शब्दों में बात मत किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। वह कहने लगा अच्छा नहीं लगता चलो जाने मन ना कहूँ तो स्वीटहार्ट कह दिया करूँगा। मैं तो उसकी इस तरह की बातों से परेशान सी होने लगी थी। मैं तो अब विकास से बात न करने के बहाने ढूँढ रही थी। मैंने कह दिया कि मेरी माँ ने मुझे आपसे बात करते देख लिया है और वह मुझे डाँट रही थी कि मैं आपसे बात ना करूँ क्योंकि हमारे यहाँ यह बुरा समझा जाता है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता, अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम्हारी माँ से साफ कर दूँगा कि मेरी आराधना से बात करवाओ, वरना मैं खुद उससे मिलने घर आ जाऊँगा। यार तुम नहीं जानती मैं कैसे एक-एक दिन गिन-गिन कर गुज़ार रहा हूँ और अब तुमसे बात भी ना करूँ, इतना जुल्म तो मत करो। मुझ मासूम पर पूरी रात बेचैनी से तड़पते हुए गुजार देता हूँ। ख्वाबों ख़यालों में तुम्हें बाहों में भरकर चूमता हूँ। उसकी इसी तरह की बातें मुझे परेशान करती थी, लेकिन जैसे-तैसे समय गुजरने लगा, विकास की डिमांड अब बढ़ने लगी थी। कभी कहता मुझे वीडियो कॉल पर बात करो, कभी कहता है घर में कोई बहाना बनाकर मुझे किसी रेस्टोरेंट में मिलने आ जाओ। एक बार तो विकास की बात ने मुझे बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। कहने लगा तुम्हारे लिए मैंने बहुत ही खूबसूरत सी नेट की नाइटी खरीदी है। शादी की पहली रात तुम उसे पहनकर बड़ी आफत लगोगी क्योंकि उसकी इस बात ने मेरे दिल की धड़कनों को बेताब किया था। मैंने कहा विकास हर चीज एक ही हद होती है। आपके अंदर जरा भी तमीज नहीं है। मैं आपकी मंगेतर हूँ, आपकी बीवी नहीं। आपको मुझसे बात ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि मंगेतर का रिश्ता कोई इतना गहरा रिश्ता नहीं होता। और फिर ऊपर से आप इस टाइप की बात करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आपके अंदर संस्कार नाम की नहीं है। ये कहते हुए मेरे शब्द थोड़े तेज हो गए थे, तो विकास को भी गुस्सा आ गया, कहने लगा कि यह कैसे शब्दों से बात कर रही हो तुम मुझसे? ऐसी भी कौन बेशर्मी और बदतमीजी कर दी मैंने तुम्हारे साथ कि तुम मेरी परवरिश पर ही उँगली उठा रही हो? मैंने फ़ोन ही गुस्से से बंद कर दिया। मैंने अब विकास का फ़ोन उठाना ही छोड़ दिया था। 15 दिन हुए थे कि मैं विकास की यह कॉल भी रिसीव नहीं की थी। ठीक 15 दिन बाद मेरी सास आ गई, कहने लगी हमें शादी जल्दी चाहिए। मेरी माँ कहने लगी मंगनी पर 6 महीने की बात तय हुई है। हमारी तो अभी तैयारी भी पूरी नहीं हुई है। वह कहने लगी बस कुछ समस्या ऐसी पैदा हो गई है कि हमें शादी 1 महीने के अंदर-अंदर चाहिए। यह सुनकर मेरी माँ परेशान हुई थी। पापा भी कहने लगे आखिर ऐसी भी क्या समस्या आ गई? लेकिन वह यह बात बताना नहीं चाह रही थी। लेकिन मुझे समझते देर नहीं लगी थी कि यह सब विकास ने कहा है। उसे जिद हो गई है और वह अपनी जिद में जल्दी शादी करना चाहता है। मेरी सास कहने लगी कुछ घरेलू मसले हैं, बस आप हमें जल्द से जल्द शादी का समय दे दें। मेरी माँ ने तब चाचा-ताया से सलाह-मशवरा किया
तो उन्होंने कहा कि शादी तो हमें करनी ही है। अगर वह लोग खुद से इतनी चाहत दिखा रहे हैं और उनके कुछ समस्याएं हैं तो शादी जल्दी ही कर लो। मेरे पापा ने भी इस बात पर हामी भर ली थी। उसके बाद विकास की मुझे कॉल नहीं आई थी। 1 महीने का समय भी बड़ी तेजी से गुजरा था और मेरी शादी का दिन भी आ पहुंचा था। लेकिन जब मुझे मंडप में विकास के साथ बिठाया गया तो मैंने देखा कि विकास का मूड बहुत खराब था। मैं यह समझ नहीं पा रही थी, आखिर उसे हुआ क्या है? जैसे ही विदा होकर मैं अपनी ससुराल पहुंची, मुझे विकास के कमरे में बिठाया गया। मेरे दिल की धड़कन बेहद तेज थी कि पहले विकास जिस बेताबी से मुझे फ़ोन पर बात करता था, जाहिर है आज भी उसकी बेताबियां अपनी चरम सीमा पर होनी थी। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, कमरे का दरवाज़ा बंद करके लॉक किया, इस तरह मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में दबोच लेकिन वह मेरे पास नहीं आया। उसने मेरी तरफ निगाह भी नहीं उठाई थी। आज की सारी तैयारी मैंने उसे के लिए की थी कि वह सीधा अलमारी के पास गया, वो अपने कपड़े निकाल कर वॉशरूम चला गया। जब वापस आया तो सादा से कपड़ों में था। उसके बाद मुझे देखा भी नहीं, वह कमरे से लगी बालकनी में चला गया। उसके बाद वह कमरे में नहीं आया था। लगातार 2 घंटे मैं उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन मैं थक चुकी थी, इसलिए खुद ही उठकर बालकनी में चली गई। वह वहाँ बैठा सिगरेट पी रहा था। चेहरे पर बड़े गुस्से वाले हाव-भाव थे। मैंने कहा, "विकास, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?" उसने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था। कहने लगा, "तुम्हें इस बात से क्या मतलब है?" बड़ा रूखा-सा अंदाज़ था। मैंने कहा कि मैं बैठे-बैठे थक चुकी हूँ। मेरी बात सुनकर कहने लगा, "तो मैंने तुम्हें कब कहा कि बैठी रहो? अरे भई जाओ, कपड़े बदलो, जाकर सो जाओ।" यह बात सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरह से चकराया था। मुझे गुस्सा भी आने लगा। अब मैं इतनी भी बेशर्म ना थी कि अपने मुँह से यह कहती कि मैं तो तुम्हारे लिए तैयार होकर बैठी हूँ और इस वक़्त तुम्हारी पत्नी हूँ और आज की रात हमारी सुहाग रात है। शादी से पहले तो वह बड़ी बेताबियाँ दिखाते थे और अब लेकिन मैं कह नहीं पा रही थी, लेकिन यह ज़रूर था कि आज मेरी ख्वाहिश थी कि वह मेरी तारीफ़ करता, अपनी मोहब्बत का इज़हार करता। मैं वापस कमरे में आई, अलमारी से अपना सादा-सा ड्रेस निकाला और बदल कर लेट गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। 1 घंटे बाद विकास वापस आया था। मेरे बराबर लेटकर उसने लैंप ऑफ कर दिया और मुझे अपनी तरफ खींचकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन मुझे एक शब्द भी नहीं बोला था। उसने पति होने का अपना हक वसूल किया था, लेकिन मुझे एक शब्द बोले बिना मैं समझ नहीं पा रही थी, आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। सुबह मैं जल्द ही उठ गई, नहा धोकर मैंने अच्छी-सी साड़ी पहनी, मेकअप करके तैयार भी हो गई थी। मुझे लगा अब तो मेरी तारीफ़ ज़रूर करेगा, लेकिन विकास उठते ही नहाने चला गया। तैयार होकर सीधा कमरे से बाहर चला गया। अब तक उसने मुझसे बात नहीं की थी। बात करना तो दूर, मेरी तरफ निगाह भी उठाकर नहीं देखा था। मैं जब कमरे से बाहर आई तो मेरी सास और ननद नाश्ता लगा रही थी। मेरी सास मुझे देखकर मेरे पास आ गई और मुझे आशीर्वाद देने लगी। मेरी ननद मेरी कान में कहने लगी, "बहुत प्यारी लग रही हो।" मैं बेदिली से मुस्कुराकर थैंक्स कहकर बात टाली थी। जिसके मुँह से मैं तारीफ़ सुनना चाहती थी, उसने एक शब्द नहीं कहा था। सबके साथ वह हँस रहा था, बातें कर रहा था। मैं बिल्कुल उसके बराबर में बैठी थी, लेकिन वह मुझे यूँ बेपरवाह था जैसे ही मैं ही नहीं। विकास की भाभी नाश्ते के बीच हँसी-मज़ाक करती रही, मुझे नाश्ते का पूछती रही। अच्छी आदत की मालिक थी। विकास का व्यवहार सबके साथ अच्छा था, सिवाय मेरे। हमारी शादी को 8 दिन गुज़र गए थे। उसने मुझसे बात तक नहीं की थी, तारीफ़ तो बहुत दूर की बात थी। जैसे ही कमरे में आता, बिना देखे बालकनी में चला जाता और रात देर तक सिगरेट पीता रहता और जब आधी रात बीत जाती तो आकर सो जाता। वह मेरे करीब बस एक ही बार आया था, इस पहली रात। उसके बाद तो मैं उसके लिए जैसे ही थी नहीं। एक रात जब वह कमरे में आया तो मैं उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, "विकास, आपको क्या हुआ है? मुझसे बात क्यों नहीं करते?" मेरी आँखों में आँसू झिलमिला रहे थे। कहने लगा, "अभी यह नहीं मालूम कि तमीज़ से बात किया कैसे की जाती है, अपनी हदों में कैसे रहा जाता है। और तुम्हें तो ऐसे ही मर्द अच्छे लगते हैं जो अपनी लिमिट में रहकर बात करेंगे। तमीज़ में रहें, तो मैं वही तमीज़ और लिमिट सीख रहा हूँ।"
यह कहकर उसने बड़ी बेदर्दी से मुझे पीछे किया और बालकनी में चला गया। मैं तो उसे देखकर हक्का-बक्का रह गई थी। फ़ोन पर मेरी की जाने वाली बात का इतना गलत मतलब लिया था विकास ने। मैंने अपने बहते आँसू पोंछे और बालकनी में चली गई। वह वहीं 2 सिगरेट सोफ़े पर बैठा सिगरेट पी रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई, लेकिन उसके माथे के बल अभी भी वैसे ही थे। मुझे नहीं पता मेरी बात का विकास इस तरह से भी रिएक्शन दिखा देगा। हालाँकि मैं गलत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने माफ़ी से पहले की थी। मैंने कहा, विकास, आई एम सॉरी, मुझे आपसे यूँ बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं अब इस बात को लेकर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। लेकिन विकास को ना तो मेरे आँसू नज़र आ रहे थे और ना ही मेरी माफ़ी स्वीकार थी। जब उसने कोई भी जवाब नहीं दिया तो मैं उसके कंधे पर सर रख दिया। ढीठ बनकर खुद ही उसके करीब हो गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी मर्द अगर बात अपनी आन पर ले जाए तो औरत की ज़रा-सी बात पर उसे इतनी बड़ी सज़ा भी दे सकता है। मैं अपनी जगह सही थी, लेकिन फिर भी माफ़ी माँग चुकी थी। मेरे यूँ कंधे पर सर रखने पर विकास ने बुरी तरह मुझे पीछे धकेला था। कहने लगा, तुम्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं है? हम बाहर बालकनी में बैठे हैं और सामने का सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है और तुम यूँ बेशर्मों की तरह मेरे करीब हो रही हो। वैसे तो तुम बहुत ही शर्माया करती थी, तो तुम्हें भी इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। अगर ऐसी बातें मैं करता तो बात समझ आती थी, क्योंकि मैं बेशर्म और असंस्कारी जो ठहरा। मैं अब सिसकियों से रोने लगी थी। मैंने कहा, बस भी करने विकास, बात को खत्म करें। कहने लगा, खत्म ही तो कर दी। अर्चना, जाओ, जाकर आराम करो। मैंने कहा, आपने मुझे मुँह दिखाई तक नहीं दी है। मैं कैसी लगती हूँ कभी नहीं बताया। मैं आपके लिए सजती हूँ, संवरती हूँ। आप एक नज़र देखते तक नहीं हैं। वह कहने लगा, मेरी तारीफ थर्ड क्लास टाइप की होती है, इसलिए रहने ही दो तो ज़्यादा अच्छा है। मंगनी का जो टाइम पीरियड होता है उसका एक अपना ही मज़ा होता है और मैं उसे दिल से एंजॉय करना चाहता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं बगैर और घटिया टाइप का इंसान हूँ। यह तो तुमने मुझे एहसास दिलाया कि ऐसी बातें घटिया और थर्ड क्लास लोग करते हैं। इसलिए तुमसे तो अब ट्यूशन लेनी पड़ेगी कि अभ्य और संस्कारी लोग कैसे बात करते हैं। यह कहकर वो उठकर कमरे में चला गया और मैं हक्का-बक्का उसे देखने लगी और यह सोचने लगी कि मेरा दोष क्या है? मैं गलत ही या फिर विकास गलत था? लेकिन जो कुछ भी था, मुझे विकास की यह बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बातों-बातों में मुझे मालूम हुआ कि मेरी बड़ी जेठानी शादी से पहले मेरे जेठ के साथ बातें करती थी। दोनों मंगनी में ही कई बार रेस्टोरेंट में भी खाना खा चुके थे। मुलाकातें भी होती हैं थी। अक्सर मेरे जेठ और जेठानी अपनी इन्हीं बातों को याद करके एक-दूसरे को ताने भी दिया करते थे। मेरी जेठानी कहती कि पहले तो बड़ा कहते थे कि शादी के बाद यहाँ लेकर जाऊँगा, वहाँ लेकर जाऊँगा और अब तो तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। मेरी जेठानी कहती कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुम्हारे साथ शादी करके। मंगनी के बाद तुमने मुझे बहुत सपने दिखाए थे, कैसी मीठी-मीठी बातें किया करते थे और अब मैं जेठ से कहते हैं कि तुम भी तो पहले की तरह नहीं रही हो। वैसे भी मंगनी का नया-नया खुमार होता है, इसलिए मैं तुमसे बहुत सारी बातें करता था। मैं समझ गई थी कि विकास भी अपने भैया-भाभी की यही बातें देखकर वो वह काफ़ी इम्प्रेस था, इसलिए ऐसे ही बातें वह मुझे भी करना चाहता था, जो मेरे लिए ठीक नहीं था। लेकिन अब शादी के बाद उनकी बहुत अहमियत थी। हर औरत का हक है कि उसका पति उसकी तारीफ करे, मोहब्बत से बात करे, लेकिन विकास मुझे उस जुर्म की सज़ा दे रहा था, जो मेरे जानने में मैंने किया ही नहीं था। मैं अपनी जगह सही थी। एक बार मैं अपनी जेठानी के साथ बाज़ार चली गई। अब भी मैं मॉल में शॉपिंग कर रही थी, जब मेरी नज़र विकास पर पड़ी। वह किसी लड़की के साथ हँस-हँस कर बातें कर रहा था। काफ़ी एडवांस टाइप की लड़की थी। विकास के हाथ पर हाथ मारकर यूँ हँस रही थी जैसे कि बड़े आपस में अच्छे फ्रेंड्स हों। जब मैंने देखा तो मेरा दिल तो धड़कना भूल गया था। जेठानी भी यह देखकर कहने लगी, यह तो होना ही था। मैंने अपनी जेठानी को हैरत से देखा। मैंने कहा, क्या मतलब है भाभी आपका? कहने लगी कि देखो भई, मंगनी के बाद तुमने विकास को बिल्कुल भी घास नहीं डाली। वह तुमसे फ़ोन पर बात करना चाहता था, तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हारे साथ वक़्त गुज़ारना चाहता था।
लेकिन तुमने उसे बेइज्जत करके रख दिया। तो देखो, पति होने के बाद मर्द की दिलचस्पी औरत से बिल्कुल हट जाती है। मंगनी के बाद का जो चार्म होता है, और अगर लड़की उसे अपने मंगेतर को एंजॉय ना करवाए तो वह दूसरी लड़कियों से दिलचस्पी रखने लगता है। अब विकास को ही देख लो, मंगनी पर मरता था तुम पर, लेकिन तुमने उसे बेइज्जत करके रख दिया। अब देख लो उसका अंजाम क्या हो रहा है। तुम्हारी तरफ से उसका दिल खराब हो चुका है। अपनी जेठानी की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी और यह सोचने लगी, अब मुझे मंगनी जैसे एक नाजुक से रिश्ते में बेहयाइयाँ करनी चाहिए थी। क्या विकास की सारी डिमांड मैं पूरी कर देती? अगर वह मुझे मिलने के लिए होटल बुलाता तो क्या होटल में भी चली जाती? और शादी से पहले ही वह सब कुछ कर लेती जो शादी के बाद किया जाता है। क्या तब मेरी जगह विकास के दिल में बढ़ जाती? मैंने तो हमेशा पवित्रता का पाठ पढ़ा था। मैं रोती हुई वहां से घर चली आई थी। मैं सोच चुकी थी कि आज विकास से फाइनल बात करूंगी। जब वह घर आया तो बहुत खुश था। मैंने कहा कि किसके साथ घूम रहे थे। मेरी बात पर वह कुछ हैरान हुआ, फिर हंसने लगा, कहने लगा, यूनिवर्सिटी की एक लड़की मिल गई थी, बस उसी से थोड़ी देर एंजॉय कर लिया। अब हम जैसे बदतमीज तो ऐसे ही होते हैं, तुम्हारी तरह समझदार नहीं होना, इसलिए, वरना अपनी क्लास पहले से बात ही करता। मैंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा होना चाहिए। मैं भी यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ पढ़ती रही हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप की यह गलती थी कि उन्होंने मुझे हमारी सभ्यता, संस्कृति और शर्म हया का पाठ पढ़ाकर वहां भेजा था। मैंने किसी भी लड़के से बेफिजूल बात नहीं की, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया था, हमेशा अपनी इज्जत की सुरक्षा करना, अपनी हद कभी पर मत करना। लड़की की इज्जत कांच की तरह नाजुक होता है, एक बार टूट जाए तो किरची-किरची हो जाती है और उसकी चुभन उस जिंदगी भर रहती है। लेकिन शायद वह गलत है, मैं भी गलत थी जो आज तक अपनी नज़रों की हिफाज़त करती रही, खुद को छुपा के रखती रही, सिर्फ़ इसलिए कि मैं यह समझती थी कि मेरी हर चीज़ पर मेरे पति का हक है। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। ठीक तो आप हैं, विकास लाइफ़ को एन्जॉय करना जानते हैं। आपने स्कूल लाइफ़ को, कॉलेज लाइफ़ को, यूनिवर्सिटी लाइफ़ को, यहाँ तक कि मंगनी के बाद की लाइफ़ को भी, जो मैंने आपकी खराब कर दी है, मुझे भी यही करना चाहिए था। यूनिवर्सिटी में लड़कों से हँस-हँस कर बातें करनी चाहिए थी, अपना आप छुपाने के बजाय दिखाना चाहिए था। अगर ऐसा करती तो आज मेरे भी बहुत से लड़के दोस्त होते हैं, जो कभी मुझे किसी मॉल में मिल जाते तो मैं एंजॉय कर लेती, और मुझे उनसे हर किस्म की बातें करने की आदत होती, और शायद मैं मंगनी के बाद आपकी हर बात का हंसकर जवाब देती, मांगने से पहले ही अपने श्रम ताप पर रखकर आपके साथ फिजिकल रिलेशन बना लेती। काश मैं अपनी सभ्यता और संस्कार को अहमियत ना दी होती, समाज को देखा होता, उसे अहमियत दी होती, बिल्कुल आपकी तरह। यह कहकर मैं अपनी जगह पर जाकर लेट गई और अपनी साइड का लैंप ऑफ कर दिया। लेकिन विकास की साइड का लैंप जल रहा था। वह बेड के क्राउन से टेक लगे ना जाने क्यों क्या सोच रहा था, लेकिन मुझे नींद आने लगी थी। कुछ ही देर में मैं सो चुकी थी। अगले दिन विकास के कुछ यूनिवर्सिटी के दोस्त घर मिलने के लिए आ गए। मैंने जब यह देखा तो एक अच्छी-सी फैंसी साड़ी निकाली और खूब मेकअप किया, अपने लंबे घने बाल भी खुले छोड़ दिए। साड़ी नेट की थी और ब्लाउज़ भी स्लीवलेस ही पहना था। तो खुद को छुपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। बड़े फ्रेंडली अंदाज में मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। हेलो एवरीवन कहकर मैंने विकास के साथ उसके तमाम क्लास फेलोज का अपनी तरफ ध्यान दिलाया था। अपनी खूबसूरती से मैं अच्छी तरह जानकार थी। वह तो सब मुझे देखकर ही कुछ देर के लिए आंखें झपकाना भूल गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा जान विकास के लिए निकली थी। मैं बड़ी अदा से चलते हुए कार्तिक के बराबर में आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाएंगे अपने दोस्तों से? विकास को शायद मुझसे ऐसे बोल्ड रवैये की उम्मीद नहीं थी। वह तो ठीक से हैरान भी नहीं हो पाया था जब मैंने कहा, चले कोई बात नहीं, मैं खुद अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैंने उसके दोस्तों की तरफ अपना हाथ बढ़ाया था। मैंने कहा कि मैं विकास की वाइफ हूँ। मेरा यह अंदाज विकास के दोस्तों को भी हैरान कर गया था। उन्होंने भी मुझे हाथ मिलाना शुरू कर दिया और मेरी तारीफ में शुरू कर दी। विकास का चेहरा यह सब देखकर गुस्से से लाल हुआ था, और उसका यह चेहरा देखकर मेरे दिल में
ठंडक सी उतर गई थी। उसे समझाने के लिए मेरे पास बस यही एक रास्ता बचा था। इतनी देर में घर की नौकरानी चाय लेकर आ गई। मैं चाय भी एक-एक को दी थी, हँस-हँस कर। उसने बातें भी कर रही थी। कार्तिक बिल्कुल खामोश था, मुझे गजबनाक नज़रों से देख घूर रहा था। कुछ ही देर में उसके दोस्त मेरी तारीफ करते हुए जा चुके थे। जैसे ही वो ड्राइंग रूम से बाहर निकले, विकास ने बड़ी जोर से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए कमरे में ले गया। मैं जानती थी कि उसे गुस्सा किस बात पर रहा था। कमरे का दरवाजा बड़ी जोर से बंद किया और मुझे बेड पर जोर से फेंका। कहा, यह क्या बदतमीजी थी जो तुमने की है? तुम्हें क्या जरूरत थी उनके सामने यूं इस तरह के कपड़े पहनने की और इतना ज्यादा फ्री होने की? एक से बढ़कर एक बदतमीज टाइप के लोग हैं। वह खबरदार जो आगे से उनके सामने यूं तैयार होकर गई तो। मैं बेड से खड़ी होकर उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, क्यों क्यों ना उनके सामने तैयार होकर जाऊं? मुझे भी तो मेरी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे। काफ़ी दिन से तारीफ़ सुनने को नहीं मिली थी। आज तुम्हारे दोस्तों ने मेरी बहुत तारीफ़ की है। यह सुनना था कि विकास का गुस्से के मारे मुँह पूरा बुरा हाल था। मुझे दोनों बाजू से पकड़कर उसने बुरी तरह से मुझे भी झिझोड़ कर रख दिया था। मेरी पत्नी हो तुम, मेरी इज़्ज़त हो, अगर दोबारा उन्होंने तुम्हें नज़र भर के भी देखा तो जान ले लूँगा उनकी। बहुत शौक है तुमने तैयार होने का तो मेरे लिए हुआ करो, समझी? खबरदार जो किसी गैर के सामने यूँ तैयार होकर गई। मैंने कहा, आपके लिए? आपके लिए क्यों विकास? आपके नज़दीक मुझे से ज़्यादा आपकी क्लास फेलो अहमियत रखती हैं। मैं नहीं, मेरी बात सुनकर वह कुछ शर्मिंदा सा हुआ था। कहाँ लगा बस मुझे तुम्हारी बात बुरी लग गई थी। वह कहने लगा, आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज़ मुझे तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी लगती हो और ऐसे ही रहा करो। मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई है, लेकिन बस भाई भाभी को मैंने उनकी मंगनी के समय में ऐसे ही फ़ोन पर बातें करते हुए रेस्टोरेंट में मिलते हुए देखा था। इसलिए मुझे भी ऐसा ही शौक होने लगा था कि जब मेरी मंगनी होगी तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। लेकिन तुमने बात यहीं तक पहुँची थी कि बाहर से लड़ने-झगड़ने की आवाज़ें आने लगी। मेरी जेठानी के वही ताने शुरू हो चुके थे कि शादी से पहले तो तुम बहुत मोहब्बत जताते थे, अब तुम्हारी मोहब्बत कहाँ चली गई? पहले जितना बेचैन रहते थे, अब उतना मेरे लिए बेचैन क्यों नहीं रहते? मेरे जेठ कह रहे थे कि वक्त के साथ-साथ सब कुछ बदलता है। शादी के बाद मर्द के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। 2 बच्चे हैं हमारे, शादी को 5 साल गुजर चुके हैं। मैं तुम्हारी यह चोचले बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जेठानी कहने लगी, तुमने भी तो शादी के बाद मुझे वह मोहब्बत ही नहीं की जो मंगनी में किया करते थे। वह कहने लगे, शादी से पहले सब कर चुका था, इसलिए शादी के बाद तुम्हारे अंदर मुझे कुछ नया नज़र नहीं आ रहा था। सब कुछ तो शादी से पहले ही हो चुका था। अब यह फिजूल की बहस छोड़ो, समझ आई? लेकिन मेरी जेठानी तो लड़ाई झगड़ा किए जा रही थी और मैं अपने कमरे में उन दोनों की आने वाली आवाज़ सुनकर विकास को देखे जा रही थी, जो शर्मिंदा सा मेरे सामने खड़ा था। कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक थी। कुछ चीज़ अपने समय पर ही अच्छी लगती हैं। अगर हम भी शादी से पहले एक दूसरे को हद से ज़्यादा जान लेते, हद से ज़्यादा करीब हो जाते तो शायद अब हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता। भगवान ने रिश्तों में पवित्रता रखी है और वह रखनी ही चाहिए। तो अच्छी बात है। विकास ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए मेरी तारीफ की थी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे बहुत अच्छी पत्नी मिली है। किसी कमल के फूल की तरह जिसके चारों तरफ भले गंदगी फैली हो, लेकिन वह खुद को गंदगी नहीं लगने देती। विकास की बाहों में समाते हुए मेरे दिल में सुकून उतर रहा था कि सही समय पर मैंने सही फैसला किया और इसके बदले मुझे आज एक सुकून और प्यार भरा जिंदगी मिल रही है।